खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। एसआईआर की आड़ में मुल्कगीर सतह पर वोट चोरी करने की हो रही है साजिश। राज्यसभा में संजय सिंह का बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफद की मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात। उम्मीद पोर्टल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। गोवा क्लब आतिश इज्जत की वाकया। थाईलैंड में दोनों मालिकीन को हिरासत में लिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने पेश की जमानत की अर्जी खारिज। दिल्ली फसादात साजिश केस। दिल्ली की एक अदालत ने बहन की शादी में शिरकत के लिए उमर खालिद को मंजूर की अबूरी जमानत। और पाकिस्तान में आईएसआई के साबिक सरबराह फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा। सियासी सरगर्मियों में शमूलियत समेत दीगर इल्जामात के तहत हुई सजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी एसआईआर मुहिम के तहत दावे और एतराजात जमा करने की आखिरी तारीख को 6 रियासतों और यूटीज में बढ़ाने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला मुख्तलिफ रियासतों में हासिल दरख्वास्तों की तादाद और तकनीकी व इंतजामी असबाब को देखते हुए लिया है। तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर फॉर्म जमा कराने की मुद्दत कार 14 दिसंबर तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 19 दिसंबर कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि इन रियासतों के स्टेक होल्डर्स को जरूरी कागजात तैयार करने और जमा करने के लिए 5 इजाफी दिनों का वक्त मिल गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार के लिए आखिरी तारीख 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की आखिरी तारीख 26 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने इन सभी रियासतों के शहरियों से अपील की है कि वो बढ़ी हुई तारीखों का फायदा उठाते हुए जल्द अपना काम पूरा कर लें। तहम मगरबी बंगाल को एसआईआर की मुद्दत में कोई तोसी नहीं दी गई। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर व राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने राज्यसभा की कार्रवाई में वाज़ेह तौर पर कहा कि एसआईआर की आड़ में मुल्की सतह पर हो रही मशक वोटर लिस्ट में इस्लाह नहीं है, बल्कि वोटरों को मुनज़्ज़म तरीके से साफ करने और वोट चोरी करने की साजिश है। यह साफ तौर पर यहां लिखा हुआ है। एसआईआर पड़ेगा, कारण आपको देश के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे कि हम तुगलक हो गए हैं, हमारे दिमाग में सनक आ गई है, हम पूरे देश में एसआईआर कराएंगे। संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करिए। शब्दों का नहीं सर, प्लीज सर। इसमें क्या गलत मैं कह रहा हूं? क्या तुगलकी फरमान जारी करके एसआईआर कराया जा सकता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस रूल के तहत? 238 सर। हाँ बोलिए। Clause 5 reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on it. Substantive motion. I have already intervened. Please take your seat. हाँ माननीय संजय जी बोलिए आप। सर मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है सर, कानून बनाना है संसद को और उन नियमों का पालन करवाना है चुनाव आयोग को। तो आपको जब ये ताकत ही नहीं है एसआईआर की, एसआईआर कराने की ताकत ही नहीं है, आप किसी विशेष परिस्थिति में कारण लिखकर तब आप किसी क्षेत्र का, मात्र किसी क्षेत्र का आप एसआईआर करा सकते हैं। पूरे देश का एसआईआर आप नहीं करा सकते। मगरबी बंगाल के वजीर आलम ममता बनर्जी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर शदीद हमला करते हुए उन्हें खतरनाक करार दिया। टीएमसी सरबराह ने यह भी कहा कि अगर वोटर लिस्ट से किसी एक वोटर का नाम हज़फ किया जाता है तो वो धरने पर बैठेंगी। नादिया जिले के कृष्णनगर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल एसआईआर को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। দেখছেন না এত খিদে যে তাড়াহুড়ো করে ভোটের আগে এসআইআর এর নাম করে আধার কার্ড চলবে না, আধার কার্ড চলবে নো স্যার। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আধার কার্ড চলবে ইয়েস স্যার। पैन कार्ड
राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना का कहना है कि हमारे कबायली अवाम और उनके हुकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आज राज्यसभा में पूछा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता एक साल के दौरान फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की हौसला शक्नी क्यों की गई। मुझे सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। मैं देश के वजीर आजम साहब का बहुत मशहूर हूं कि आफ्टर एब्रोगेशन वहां के ट्राइबल्स को, वहां के फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो मिले। इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद दूंगा। इन्होंने भी बड़े माइक्रो लेवल पे काम किया वहां। मेरा ये सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि जब से हमने वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल था तो वहां फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे, जहां एफआरए के जो इंडिविजुअल राइट्स थे, जहां कम्युनिटी राइट्स थे, वो उसकी तरफ फाइलें जो हैं वो बन रही थी और उनको बहुत सारी जगह दिया भी है फॉरेस्ट राइट्स। लेकिन एक साल से एफआरए जो 2006 है वो डिस्करेज किया जा रहा है। मैं माननीय मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि वो जो एफआरए 2006, क्योंकि एब्रोगेशन के बाद ही एक्सटेंड हुआ वहां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पहले थे नहीं, तो वो उसका डिस्करेजमेंट क्यों हो रहा है और वो इंडिविजुअल राइट्स या कम्युनिटी राइट्स ट्राइबल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के काला सतही वफद ने आज मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू से उनके पार्लिमानी चैम्बर में तफसीली मुलाकात की। इस वफद में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद, साबिक MP मोहम्मद अदीब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जमात इस्लामी हिंद के सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी और दीगर रहनुमा शामिल थे। वफद ने मरकजी वजीर को इस बात से आगाह किया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़लियती तबक़ात को दरपेश चैलेंजेस फौरी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं, जिनमें तालीमी मौक़े, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, मजहबी इदारों की खुदमुख्तारी और समाजी मांगी के मसाइल नुमाया हैं। असद ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अक़लियतों के मसाइल और ज़मीनी हक़ाइक़ को वज़ीर के सामने रखा। दोनों ने जोर दिया कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो न सिर्फ आईनी ज़मानतों को मजबूत करें बल्कि अक़लियती बिरादरी का एतमाद भी बहाल करें। देखिए, बुनियादी तौर पे हम लोग सिर्फ एक पोर्टल के इशू के ऊपर उनके पास गए थे, उम्मीद पोर्टल, और हम लोग ने उनसे कहा कि 3B में जो 6 महीने दिए गए हैं वो असल में हमको वो 6 महीने मैसर ही नहीं हुए कभी, क्योंकि आपने 8 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन निकाला 6 महीने के अंदर पूरा करने के लिए, मगर वेबसाइट 8 अप्रैल को नहीं आई, वेबसाइट आई 6 जून को। और उसके बाद उसमें जो रूल्स होंगे कि किस तरह से अप्रूवर, चेकर, मेकर उसको करेंगे, वो रूल्स आए हैं 3 जुलाई को। तो गोया कि हमको जो हमें 6 महीने मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले। अच्छा, जो मिले भी, वक्फा जो मिला, क्योंकि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया, उसके बाद से लोगों ने उसमें भरना शुरू किया। उसके बाद जो ग्लिच आना शुरू हुई वो एक जग जाहिर बात है। तो जो टेक्नोलॉजी की जो उसमें कमी आई और जितना उसको लोड उठाना चाहिए था वो नहीं, और दूसरा उसके अंदर जो फील्ड्स थी जो भरनी थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। मतलब सिंपल होना चाहिए, पासपोर्ट लेना आसान है, वफ़ का पोर्टल। किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद साबिक MP मोहम्मद अदीब ने मुंसिफ टीवी को बताया कि इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा अक़लियती सूरत हाल, मजहबी और समाजी आज़ादी और मुस्लिम कम्युनिटी के आईनी हुकूक, बिलखुसूस उम्मीद पोर्टल से मुतल्लिक तरजीही मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। को लेकर रजिस्ट्रेशन चल रहा है उम्मीद पोर्टल पर। अभी एक डेलीगेशन ने मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू से मुलाकात की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद जो इस डेलीगेशन में मौजूद थे फॉर्मर MP मोहम्मद अदीब साहब। सर, अभी आप मुलाकात करके आ रहे हैं, क्या क्या किन किन मुद्दों पर बात हुई है, बताएं। आज की जो मुलाकात थी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से थी, मैं उसमें शरीक था। वक्फ एक्ट बनाने के बाद जो अमली मुश्किलात आ रही हैं और जो पोर्टल जिस तरह से बनाया गया है, उस मसले पे हम लोग गए थे उनके पास कि ये जो एक्ट बन गया है, ये इसको इम्प्लीमेंट करने में जो मुश्किलात आ रही हैं और इसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान एक मुसीबत में फंस गया है। खुशी की बात यह है कि मिनिस्टर ने इसको एक्नॉलेज किया और ये कहा कि हाँ, मुझे एतराफ़ है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हम में हैं, और हम लोगों ने उनसे ये बात की कि भाई आप थोड़ा टाइम दे देंगे, फिर भी ये इसी मसले पर रहेगा।
जाए। आदित्य साहब, मेरा आखिरी सवाल ये, जो क्योंकि अब 3 महीने का जो टाइम उन्होंने पीरियड बताया, हालांकि बड़ा है, उसमें ट्रिब्यूनल में जाने का वो है, अब उसमें जो प्रावधान है, तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? नहीं, उसी के लिए हम लोग गए थे उनके पास, और कि भाई इसको आप अश्योर करिए, ये जो कहीं पर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, कहीं 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है, ये मध्य प्रदेश में 2 महीने का है, यूपी में 6 महीने का हो गया है, तो यूनिफॉर्मिलिटी हो, मालूम हो। और ये उस तरह का ये आपका जो उम्मीद पोर्टल है, ये तो इतना नाकिस है कि ये तो सालों लग जाएंगे, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो उसको भी कुछ करिए। तो वो सारी चीज़ें उनको दी गई हैं मेमोरेंडम की, और वो ऑफिशियली भी उन्होंने मेरे ख्याल से रिलीज करेंगे जी। और बज़ाहिर मैं मुतमईन होकर आया हूँ कि कम से कम मंत्री ने उन बातों को जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये कहा कि हम आपकी सारे पॉइंट्स पर मैं सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक MP मोहम्मद अदीब। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। आगे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में सर सैयद अहमद खान ए प्राइवेट लाइफ नामी किताब के रस्म इजरा और इल्मी मुज़ाकरा मुनक़िद हुआ। ये किताब मारूफ अदीब व दानिश्वर प्रोफेसर इफ्तिखार आलम खान की तहरीर है, जिसे मुमताज़ मुहक्किक डॉक्टर अतहर फारूकी ने तर्जुमा व तदवीन किया है। तकरीब की सदारत सेंटर के सदर सलमान खुर्शीद ने की, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी और खिदमात बर्रे सग़ीर की फ़िक्री तारीख़ का ज़र्रिबाब है और इस किताब की इशाअत उनके अफ़कार को नई नस्ल तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेगी। मुज़ाकरे में प्रोफेसर अमर फारूकी, प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद और डॉक्टर हिलाल अहमद शामिल थे। मुकर्रिरीन ने किताब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि तसनीफ़ सर सैयद की ज़ाती ज़िंदगी, फ़िक्री कशमकश, तालीमी जद्दोजहद और इस्लाही तहरीक को नए ज़ावियों से पेश करती है। देखिए, हम लोग बहुत इंतज़ार में हैं कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, और जाहिर है उसमें स्कॉलर्स हैं, उसमें दानिश्वर हैं, और सब लोग बड़ी इज़्ज़त करते हैं सर सैयद अहमद साहब की। और सर सैयद अहमद साहब की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जो कुछ भी लिखा जाए और जो कुछ भी रिसर्च हो, उसकी बड़ी अहमियत है। और क्योंकि अक्सर जो किताबें हैं वो उर्दू ज़बान में हैं, और उर्दू ज़बान के मामले में ऑडियंस महदूद है, कितने लोग उर्दू से वाबस्ता हैं और कितने लोग अंग्रेज़ी और मुख्तलिफ़ ज़बानों से वाबस्ता हैं। पहले ये था कि इस्लामिक सेंटर का नाम दूसरी तरह से जाना जाता था, अब तो रोज़ाना ही हमारे लिटरेचर से रिलेटेड बहुत प्रोग्राम्स होते हैं। आज ही एक बुक रिलीज़ है, लास्ट वीक भी एक बुक रिलीज़ थी, तो ऑलमोस्ट एक ये रेगुलर हमारा एक फीचर बन गया है कि हम बुक्स रिलीज़ करते हैं या फिर बुक्स पे तबसरा करते हैं। और हमारे यहाँ पे एक IICC डायलॉग का प्रोग्राम भी है, जिसमें भी हम अच्छे जो भी करंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस। गोवा क्लब के मालिक लूथरा बिरादरान को थाईलैंड के एक रिजोर्ट में हिरासत में लिया गया है। सौरभ और गौरव लूथरा पिछले हफ्ते उस वक्त हिंदुस्तान से फरार हुए जब उनका क्लब आग की लपेट में था। 7 दिसंबर को पेश आए इस दिलखराश हादसे में 25 अफराद हलाक हो गए थे। दिल्ली की अदालत ने दोनों भाइयों की पेशगी जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी है। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। थाईलैंड के शहर फुकेट के एक रिसोर्ट में लुथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी ने हिंदुस्तानी हुक्काम को फौरन मुतहर्रिक कर दिया। लुथरा ब्रदर्स को गैर कानूनी सरगर्मियों और लाइसेंस ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। उन पर मुकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी, गलत मालूमात फराहम करने और होटल बिजनेस के नाम पर क्लब चलाने के शुबहात है। दोनों पर हिंदुस्तान में गैर इरादी कत्ल का मुकदमा दर्ज है, जिसकी कम से कम सजा 5 साल है। ये जुर्म दोनों मुल्कों के 2013 के हवालगी मुआहदे के दायरे में पूरी तरह आता है। 44 साल के गौरव और 40 साल के सौरभ लुथरा क्लब में आग लगने के चंद घंटों के अंदर इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट रवाना हो गए थे, जब फायर फाइटर्स अब भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इस हादसे में 25 लोग हलाक हो गए थे। इब्तदाई जांच से मालूम हुआ कि उनकी टिकट्स रात 1:17 पर मेक माई ट्रिप से खरीदी गई थी। लुथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी का मामला अब सिर्फ एक फॉरेन केस नहीं रहा, बल्कि दोनों मुल्कों के हवालगी मुआहदे के बुनियाद पर उनकी हिंदुस्तान वापसी का रास्ता भी खुल गया है। हिंदुस्तान और थाईलैंड ने 2013 में एक बाज़ाब्ता हवालगी मुआहदा किया था। इसके तहत अगर किसी मुजरिम पर 1 साल या उससे ज्यादा सजा वाला जुर्म साबित हो जाए तो दोनों मुल्क एक दूसरे के शहरियों को वापस करने के पाबंद हैं। गोवा की रंगीन नाइट लाइफ एक बार फिर बहस में है।
न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए गोवा के क्लब्स पूरे मुल्क में मशहूर हैं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ता हुए दिलखराश हादसे के बाद गोवा के मशहूर क्लब्स के मालिकों पर सख्त कार्रवाई कर दी गई है। इल्जाम है कि ये क्लब्स कानूनी दायरे से बाहर जाकर सरगर्मियां चला रहे हैं। गोवा पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की मुश्तरका टीम ने पिछले 2 दिनों में कई क्लब्स पर छापे मारे। हुक्काम के मुताबिक कुछ मकामात पर शराब की गैर कानूनी फरोख्त, वक्त कार की खिलाफ वर्जी और शोर की हद से ज्यादा सतह रिकॉर्ड की गई। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ क्लब्स लाइसेंस की शराइत पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। दूसरी जानिब क्लब मालिकों का कहना है कि वो मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और अगर कोई कमी रह गई है तो उसे फौरन दुरुस्त किया जाएगा। कुछ मालिकों का दावा है कि अचानक कार्रवाई से सियाहत पर असर पड़ सकता है। गोवा में क्लब इंडस्ट्री सियाहत की अहम कड़ी समझी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि तफरी और कानून के दरमियान तवाजुन कैसे कायम रखा जाए। हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया है कि मुस्तकबिल में भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और अरविंद केजरीवाल गोवा जिला पंचायत इंतखाबात से कबल गोवा पहुंचे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर आतिश सिंह भी उनके हमरा थे। केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए गोवा हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है और इन 13 साल में बीजेपी ने केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया है। अभी जो अरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ वो साफ साफ दिखाता है उनके पास ना फायर सेफ्टी का लाइसेंस था, ना कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस था, ना चलाने का लाइसेंस था, कोई लाइसेंस नहीं था। और इतनी सारी उसके पहले वार्निंग्स दी जा चुकी थी, उसके बावजूद भी वो खुलेआम चल रहा था। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के साबिक तालिब इल्म रहनुमा उमर खालिद को एक मखसूस मुद्दत के लिए अबूरी जमानत दे दी है। यह इजाजत उनकी बहन की शादी में शिरकत के लिए दी गई। एडिशनल सेशन जज समीर याचुपी ने यह फैसला सुनाया है, जिसके तहत उमर खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर यूएपीए के तहत संगीन इल्जाम आयद हैं। खालिद की बाकायदा जमानत की दरख्वास्तें पहले भी कई बार मुस्तरद हो चुके हैं। इस बार उन्होंने अदालत से खुसूसी इजाजत तलब की थी ताकि वो अपनी बहन की शादी में शरीक हो सके। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद चंद शराइत के साथ अबूरी जमानत मंजूर कर ली। हुक्मनामे के मुताबिक जमानत एक महदूद मुद्दत के लिए है और इस दौरान उमर खालिद की अदालत की जानिब से तय की गई तमाम पाबंदियों पर सख्ती से अमल करना होगा। राहुल गांधी ने गैर मुल्की दौरे पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइम सियासतदान हैं। वो अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन अवामी मामलात से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी तो मैं कहूंगी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। वो नेता विपक्ष हैं, लेकिन जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। खुद मुद्दा उठाते हैं, जब चर्चा होती है, सरकार जब जवाब देती है तो फिर उस वक्त सदन छोड़ के भाग जाते हैं। अभी फिलहाल आजकल वो एसआईआर के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। कल इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों के एहतजाज की वजह से जुमेरात को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी ब्लॉक में हालात कशीदा रहे। पुलिस ने 107 अफराद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है और बुध को होने वाले पुरतशद्दुद हंगामे के सिलसिले में 40 अफराद को हिरासत में लिया गया। तशद्दुद के दौरान मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जुमेरात को किसानों का एक हजूम एहतजाजी मुकाम के करीब गुरुद्वारे में जमा हो गया, जिससे कशीदगी बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया। इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट बंद रखा, ताहम हालात पुरअमन रहे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस तरीके का पुलिस जुल्म ढाएगी और एक बड़े सेठ को, पूंजीपति को बचाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस लगाएगी, इस इलाके के किसानों को, मजदूरों को डराएगी। इसको लेकर के हमने कल जो महापंचायत की उसमें सारी गड़बड़ी प्रशासन की तरफ से की गई और ये सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द इस फैक्ट्री का मामले को सुलटाया जाए, अन्यथा इस इलाके का किसान चुप नहीं रहेगा। जैसे ही सड़क जाम करने के लिए यहाँ से जन सैलाब निकला, हमारी माता बहनें आगे थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे आगे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को न जाने किसका ऑर्डर आया, चाहे हमारे कलेक्टर महोदय का आया या एसपी महोदय का आया, हम नहीं जानते। उन्होंने उनके साथ लाठीचार्ज स्टार्ट किया। लाठीचार्ज इसलिए किया, हमें ये लग रहा है कि इस आंदोलन को उग्र किया जाए। जितनी भी
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रवासी राजस्थानियों के ग्रुप से मुलाकात की। दिल्ली और कोलकाता के रहने वाले राजस्थानियों से मुलाकात के दौरान सीएम ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि एक दिन पहले ही प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुल्क बैरून ममालिक से बड़ी तादाद में गैर मुकीम राजस्थानियों ने शिरकत की। श्री तेग बहादुर जी के 350वें यौम शहादत के मौके पर हरियाणा के गुरुग्राम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अदाकार अनुपम खेर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे, जबकि वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने इसकी सदारत की। इस दौरान गुरु तेग बहादुर की तपस्या और कुर्बानी को याद किया गया। साथ ही उन्होंने अपने जीवन, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया है कि वे धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती बातचीत के बारे में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमने मुज़ाकरात के कई दौर में ठोस बातचीत की है। मुआहदा सिर्फ उसी सूरत में होगा जब दोनों फरीकैन को फायदा हो। हमें कभी भी डेडलाइन के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। The basis of the CA's comments, you'll have to probably refer that to the CA. I can only say that negotiations are progressing well. We've had substantive discussions over several rounds of negotiations. In the past, I think 5 rounds have happened. The current visit is not a negotiating round. Current visit is a new deputy USTR who has joined about 3 months ago. It's his first visit to India. We're getting to know each other. He's at the Commerce Secretary level, Vice Minister, so they're all getting to know each other well. He met me. अमेरिका की तरफ से ज्यादातर अशिया पर हिंदुस्तान पर 50% महसूलात आयद करने के 4 माह बाद मैक्सिको ने एशियाई ममालिक बशमूल हिंदुस्तान और चीन से मुंतखब मसनूआत की दरामद पर 50% तक महसूलात की मंजूरी दे दी है। कौमी सनत और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए टैरिफ 1 जनवरी 2026 से नाफिज़ अमल होंगे। मैक्सिको ने सामान जैसे ऑटो पार्ट्स, हल्की कारें, कपड़े, प्लास्टिक, स्टील, घरेलू सामान, खिलौने, टेक्सटाइल, फर्नीचर और दीगर अशिया पर ड्यूटी आयद कर दी है। इसका असर उन ममालिक पर पड़ेगा जिनका मैक्सिको के साथ तिजारती मुआहदा नहीं है, जिसमें हिंदुस्तान, जनूबी कोरिया, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि खुफिया एजेंसी ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी अदालत ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में 4 इल्जामात उन पर साबित हुए हैं और 4 इल्जामात साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा की जानिब से जुमेरात को जारी करता एक प्रेस रिलीज के मुताबिक ISI के साबिक सरबराह को यह सजा 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत शुरू होने वाले फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के 15 माह की कार्रवाई के बाद सुनाई गई। ISPR का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें सियासी सरगर्मियों में शमूलियत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, अपने इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल और शहरियों को नुकसान पहुंचाना शामिल था। बांग्लादेश ने जुमेरात को तस्दीक की है कि उसके 13वें कौमी पार्लिमानी इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को होंगे, जो साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद पहले आम इंतखाबात हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी के बाद इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीरुद्दीन ने एक कौमी खिताब में शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि बांग्लादेश दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार हो रहा है कि हंगामा खेज सियासी माहौल के बावजूद आज़ाद और जमहूरी वोटिंग कर सकता है। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।